तो मैं लाया हूँ फिर से नया एपिसोड। चलो शुरू करते हैं। हम देखते हैं प्रिंस बोल रहा होता है, हंस रहा होता है, कल्ट लीडर युआन, आप यहाँ कब आ गए? ये तो एम्पायर फैमिली के मेंबर का बेडरूम है, कम से कम आने से पहले बताना तो चाहिए था ना। युआन बोलता है, मैं तो अभी अभी आया हूँ, इतना डर क्यों रहा है? प्रिंस बोलता है, मेरा मतलब था अगर आपने अपने अटैक में थोड़ी कम ताकत लगाई होती तो सब कुछ परफेक्ट होता। युआन बोलता है, हाँ समझ गया छोटे, जैसे मैंने तुमसे कहा था। क्या तुमने हिज एम्पायर मेजेस्टी से बात कर ली? तभी प्रिंस बता रहा होता है, हाँ मैंने कर लिया। और अपने सोचता है मन में, मैंने उसे सच में एक असली मॉन्स्टर्स इसीलिए समझा क्योंकि जब वो एक साथ इनहेंस और हिज एम्पायर मेजेस्टी दोनों को ओवर पावर कर रहा था तभी उसने अपना प्लान बदल दिया और डिस्टिंग विस्परिंग टेक्निक से मुझे बता दिया कि मुझे हिज एम्पायर मेजेस्टी को क्या कहना है। वो ये सब एक साथ कैसे कर सकता था? और बोलता है, मैंने हिज एम्पायर मेजेस्टी को बता दिया है कि सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्टिस्ट सेक्ट के एक बुरी ऑर्गेनाइजेशन है जो सोल किंग को अपनी कठपुतली बनाकर यूज करना चाहती थी और अपनी इंपीरियल फैमिली को उसने बचाया है। मुझे यकीन है थोड़ा वक्त बताने के बाद भी हिज एम्पायर मेजेस्टी को आपको समझ जाएंगे। तभी युआन बोल रहा होता है, ठीक है, मुझे वैसे भी जरूरत नहीं है कि वो मुझे समझे, मैं तो अपना गोल पहले ही अचीव कर चुका हूँ। तभी प्रिंस बोलता है, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? युआन बोलता है, ठीक है पूछो। तब प्रिंस पूछता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप हिज एम्पायर मेजेस्टी से क्या मांगने वाले थे? आपने तो कहा कि आपका गोल अचीव हो चुका है, फिर और क्या चाहिए आपको? तभी युआन बोलता है, मैं उन्हें एक ऐसा ऑफर देने वाला था जो वो कभी मना नहीं कर सकते थे। हमारा प्रॉमिस डे का सीन होता है जहाँ युआन बोल रहा होता है, जहाँ पे एम्पायर से बोल रहा होता है कि बस इतना ही है, अगर आप इसको मना करना चाहते हैं तो पहले की तरह नॉन एग्रीमेंट ट्रेडिटी को ही जारी रखे। तभी एम्पायर सोच रहा होता है अपने मन में, मुझे पता है कि वो चाहे तो मुझे जबरदस्ती भी अपने बात मनवा सकता है, लेकिन वो मुझे मना कर ऑप्शन दे रहा है। इतना बोलते वो सील उठाता है। तभी युआन हंस रहा होता है और सील लगता है हो चुका है। तभी हमारा सीन 10 दिन का होता है। उस एक्सीडेंट के बाद एम्पायर टॉम के पास ह्यूमन प्रोसेंस बेस ऑफ मुरिम अलायंस का है ये, जहाँ पे बैठे होते हैं 7th मास्टर मीटिंग रूम में, जहाँ पे कोई बोल रहा था, हाँ तुमने क्या बोला अभी? क्या डिमोनिक कल्ट लीडर भी उस एम्पायर पैलेस में आया था? तभी बोलता है, मुझे पूरा डिटेल नहीं पता, लेकिन लग रहा है कि प्रिंस चैन के इसमें कुछ न कुछ हाथ तो है। तभी अमिताभ वाला बोलता है, ये होता है मुरिम अलायंस का 7th मास्टर में से 4th, इसका नाम होंगशेंग है, ये सेक्ट लीडर का है और इसका नाम सर टाई है। और बोल रहा होता है, क्या सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्ट सेक्ट ने सोल किंग को यूज करके एम्पायर पैलेस पर हमला करने की हिम्मत की? तभी दूसरा मॉन्क बोल रहा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्टिस्ट सेक्ट इन्फ्लुएंस में काफी दूर तक फैला हुआ है। वो चाहे तो पूरे जंगों को बड़े हंगामे पर अफरा तफरी में डाल सकता है। और ये बोला होता है 7th मास्टर में से 2nd सीट का है और इसका नाम ग्रेट मास्टर गिक यून है। दूसरा मास्टर बोलता है, सिर्फ इतना ही नहीं, मुरिम अलायंस के स्टेटस भी खतरे में पड़ सकता है। अब समझ में नहीं आ रहा कि इस बात को देखते हुए मुझे डिमोनिक कल्ट के लीडर को शुक्रगुजार होना चाहिए या नहीं। और ये होता है पोंग चियोंग और ये 6th लीडर है इसमें 7th वाले में से। तभी दूसरा लीडर बोलता है, तुम तो डिमोनिक कल्ट से वापस आने के बाद से ही हमेशा डिमोनिक कल्ट के लीडर के बारे में काफी पॉजिटिव रह रहे हो। और ये बोला होता है पिंग यू, ये 7th मास्टर में से 7th नंबर का है। तभी वो एल्डर वापस बोलता है, तुम अभी तो उठने ही हॉस्टल में हो, फिर भी ये काफी रिस्पेक्टफुल की बात है, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हो। तभी ये सुन के गुस्सा आ जाता है और बोल रहा होता है, क्या तुम मेरे भी साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे हो? तभी दूसरा एल्डर सोच रहा होता है, इनको क्या पता यार, इनका वो युआन कभी भी चड्डी में से फूल खिला सकता है। और तभी टेबल पे हाथ रखता है और बोलता है, अभी रिपोर्ट खत्म नहीं हुआ है। तभी एल्डर बोल रहा है, अच्छा ठीक है, तो आगे का मेन पॉइंट बताओ तुम, आखिर वहाँ पे क्या हुआ था? और सभी कोई शांत हो जाओ और अभी अपने सीट में बैठ जाओ। और ये होता है जो बोला हुआ है, ये मुरिम अलायंस का हेड है, राइटियर सेट का नॉर्थ स्वॉर्ड, इसका नाम ली मोक है। और बोलता है, प्लीज आप जो बोल रहे हैं वो जल्दी बोलिए च्योंगशू। तभी एल्डर बताने लग जाता है कि क्या क्या हुआ है। जब सब लोग शांत हो गए तब च्योंगशू ने अपनी बात जारी रखी। सब लोग ये सुनकर हैरान हो गए कि एम्परर के पर्सनल गार्ड लिंग योंग 90 साल के पहले का 5 ग्रेट मास्टर आसिम में से एक था और वही माइलस्टोन स्वॉर्ड एम्परर भी था। लेकिन उसके बाद च्योंगशू ने जो अगला लफ्ज बोला उसे सुन के तो सबके सब शौक हो गए। तभी एल्डर बोलता है, डिमोनिक कल्ट के लीडर ने माइलस्टोन स्वॉर्ड एम्परर को मार दिया और वो भी एकदम वन साइडेड फाइट थी, जैसे कि उसका मजाक उड़ा रहा हो। ये सुन के सबके सब शौक हो जाते हैं और दूसरा एल्डर बोल रहा होता है, क्या ये कैसे हो सकता है? तुम कह रहे हो कि 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट में से एक किसी कमजोर डिमोनिक कल्ट के लीडर ने से हार गया? तभी बगल वाला एल्डर बोल रहा होता है,
क्या माइलस्टोन स्वॉर्ड एम्परर की कम से कम मिस्टिकल रेलम तक नहीं पहुंचा था तो इसका मतलब वो मूरिम एलायंस के हेड के बराबर था। तभी दूसरा एल्डर बोल रहा होता है, हे प्राइमर्डल लॉर्ड ऑफ हेवन, डिमोनिक कल्ट के लीडर युआन को तो बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं लगता है जो 5 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक को हरा सके। कहीं तुम गलत तो नहीं देख गए थे? तभी बगल वाला एल्डर कांपते हुए बोल रहा होता है, मैं पक्का कह रहा हूँ कि अब तो मैं डिमोनिक कल्ट के बहुत सारे मेंबर को देख रहा हूँ, लेकिन वो उन सबसे अलग है। तभी वो बोलता है, तुम क्या कहना चाहते हो? वो लीडर है तो ऑब्वियसली अलग होगा ना? तभी बोलता है आगे, मैं सिर्फ उसकी मार्शल आर्टिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम उसे देखते होते तो समझ जाते। वो ऐसा इंसानियत से ऊपर निकल चुका है, शायद वो डीमन गॉड। हाँ, मुझे भी लगता है उसके लिए ये नाम सही है। तभी मोंग बोल रहा होता है, अच्छा डीमन गॉड, लगता है इतनी सारी अफरा तफरी के बाद तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए। क्यों ना तुम्हें चाय पिला दिया जाए थोड़ा सा? तभी एल्डर गुस्सा आ जाता है, तुम क्या फालतू बात कर रहे हो चाय वाय की? तुम मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? डिमोनिक कल्ट के लीडर ने फॉर्मलेस स्वॉर्ड से पर्सनल गार्ड के एब्सोल्यूट बैरियर को छेद दिया और सिर्फ अपनी ट्रू एनर्जी से ही 300 से ज्यादा एक्सपर्ट मार्शल आर्टिस्ट को गिरा दिया। तभी लीडर बोल रहा था, रुको रुको, तुमने अभी क्या बोला? क्या तुमने फॉर्मलेस स्वॉर्ड बोला? क्या तुम्हें पता है कि इसका मतलब क्या होता है? सामने वाला एल्डर बोलता है, हाँ मुझे पता है। वो मार्शल आर्टिस्ट के लेवल के एकदम पीक लाइफ एंड डेथ रिलम तक पहुंच चुका है, जो सुनते सबके सब शॉक्ड होते हैं। लीडर सोच रहा होता है, क्या लाइफ एंड डेथ रिलम के पास? दूसरा कोई हंस रहा होता है और बोल रहा होता है, तुम कैसी फालतू बातें कर रहे हो? बगल वाला एल्डर बोल रहा होता है, मुझे लगा था कि वो सिर्फ कहानियों में है। तभी मोंग बोल रहा होता है, तुमने तो कहा था कि तुम उसे रिसेंटली ही देखे हो, तो इतने कम वक्त में वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन ही लगता है। तभी एल्डर बोलता है, हाँ तो तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। तभी कल्ट लीडर सोच रहा होता है, लाइफ एंड डेथ रिलम, मुझे यकीन नहीं हो रहा लेकिन अगर वो सही कह रहा है तो पूरे जेंगू का पावर बैलेंस ही हिल सकता है। तभी कोई जोर से गेट पीटते हुए आता है और बोल रहा होता है, अलायंस हेड, मैं कुछ आपके लिए खबर लेकर आया हूँ और ये अर्जेंट मैसेज है ब्रांच की ओर से और ये इंपीरियल पैलेस का है। ये अनाउंस किया गया है इंपीरियल पैलेस ने, वो लोग मिंग एम्पायर के नेशन रीजन बदल कर हेवनली डिवाइन कल्ट के नाम रख रहे हैं। ये सुन के हेड सोचता है, क्या? और तभी हमारा सीन चेंज होता है ग्रेट मिंग एम्पायर में, जैन पैलेस में, जहाँ पे यूंज बोल रहा होता है, योर एम्परर मेजेस्टी, कृपया फिर से सोचिए, कृपया अपना फैसला वापस लीजिए योर एम्परर मेजेस्टी। बहुत सी और बड़ी बड़ी धर्म परंपराएं और फिर डिमोनिक कल्ट ही क्यों, योर एम्परर मेजेस्टी, डिमोनिक कल्ट के लोग कभी भी हमारे साथ एक सोच नहीं रखेंगे, खासकर उनका लीडर युआन। तभी एम्परर जोर से गुस्सा होता है और बोलता है, मैंने तुम्हें बोला ना, और इंपीरियल टोम में जो कुछ हुआ उसका जिक्र कभी भी नहीं करना। तभी यूंज घबरा जाता है और बोलता है, योर मेजेस्टी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, कृपया मुझे माफ करिए। तभी एम्परर बोलता है, ठीक है बहुत हुआ। तभी यूंज बोलता है, थैंक यू मुझे माफ करने के लिए एम्परर मेजेस्टी। तभी एम्परर बोल रहा होता है, चलो ठीक है, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, तुम अपने दुश्मन के बारे में क्या सोचते हो? तभी यूंज जवाब देता है, मुझे बोलने के लिए माफ कीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा साथी हो सकता है। तभी एम्परर बोलता है, हाँ यही बात है जो युआन लीडर ने मुझे कहा था। सुप्रीम साइबर और 6 मार्शल आर्टिस्ट सेट का एक ऐसा दुश्मन है जिसे हमें जरूर खत्म करना होगा। तभी हम पुराना बातें देख रहे हैं जहाँ युआन बोल रहा था, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, तो फिर तुम अपने दुश्मन के साथ क्या करोगे? तभी वापस हम सीन देखते हैं जहाँ एम्परर सोच रहा होता है, लेकिन उसके सवाल और मेरे सवाल में फर्क है। उसने मुझसे पूछा था मैं उनके साथ क्या करूंगा। तभी यूंज बोलता है बीच में, लेकिन यूर एम्परर मेजेस्टी, अगर उस लॉजिक से देखे जाए तो मुरिम अलायंस भी सुप्रीम साइबर ऑफ 6 सेट का दुश्मन है और ऊपर से मुरिम अलायंस तो हमारे साथ फ्रेंडली भी है, पर उन्हें क्यों किया? तभी एम्परर बोलता है, उन 7th मास्टर में से एक बस कड़ा दिखता रहा जब मुझे बेइज्जती किया गया तो, और मेरे सबऑर्डिनेट जो उसे कमजोर थे मेरी खातिर अपनी जान देने तक के लिए तैयार हो गए थे। तभी यूंज बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सुप्रीम और साइबर 6 मार्शल आर्टिस्ट सेट वो सच में एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन है। तभी एम्परर बोलता है, वो लोग ग्रेट मिंग एम्पायर और मुझे ही निशाना बना रहे हैं। अगर मुरिम अलायंस इतना कनेक्टेड होने के बाद भी मदद नहीं करेगी तो फिर एम्पायर का रीजन बदलने में क्या ही गलत है। तभी यूंज सोच रहा होता है, ये तो बुरा हो गया, मैंने हिज एम्परर मेजेस्टी को गुस्सा को अंडर एस्टिमेट कर दिया। वो हमेशा पॉलिटिक्स में ही फैसला लेते हैं जो उनके फायदे में हो, लेकिन फिर भी वो लोग तो आउटलेस हैं। तभी एम्परर सोच रहा होता है, मैं तो इस एक्सीडेंट के बाद जंगन से पूरी तरह हाथ खींचने वाला था, लेकिन जब उन्हें एम्परर पैलेस तक मैं स्पाई घुसा दिया तो वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं है। युआन, उसकी मार्शल आर्टिस्ट पावर सच में बाहर है और उसकी अकल भी किसी से कम नहीं। वो इतना होशियार है कि अपने दुश्मनों की सारी साजिशों को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। मुझे जल्दी कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तभी चिल्ला के बोलता है, चुप रहो और मैं हेवनली डीमन
एंड डिवाइन कल्ट का हमारा नेशन रीजन इसलिए चुना है ताकि सुप्रीम साइबर और 6 आर्ट सेक्ट को गिरा सकें। अगर तुम इसे बेहतर कोई प्लान नहीं दे सकते तो मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। तभी यूंच लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। लगता है आज हमें उन्हें मना नहीं पाएंगे, लेकिन उन्होंने हमें एक मौका दे दिया। बस हमें इस बेहतर कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तभी हमारा ह्यूमन प्रोग्रेस आउटर मूरिंग्स अलायंस का हेडक्वार्टर का सीन होता है, जहां एक दूसरे में नरेटर बता रहा होता है। एम्परर के ऑफिसर रिलीजन बदलने के अनाउंसमेंट के बाद 7th मास्टर ने लगातार 3 दिन तक मीटिंग की। उनका प्लान था कि ये डिमोनिक डिवाइन कल्ट के साथ मिलकर सुप्रीम साइबर और 6 आर्ट्स को गिरा दिया जाए, लेकिन जो हुआ वो उन्हें कभी सोचा नहीं था। एक और बड़ी डिस्कशन में टॉपिक में युआन की मार्शल पावर को जो लोग फॉर्मलेस स्वॉर्ड यूज कर सकते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा उम्र के मास्टर बनते हैं। इसीलिए ये मानना मुश्किल है कि युआन जैसे इतने जवान इंसान इतनी ऊंची मार्शल रेल्म तक पहुंच गया। इसी उलझन के बीच में एम्परर पैलेस से एक मेहमान उनके पास आया, जहाँ पे मोंग बोल रहा होता है, क्या ये बात सच में है? तभी स्पाई बोलता है, हाँ सही है, मुझे बताया गया है कि अगर कोई बेहतर सोल्यूशन दे दिया जाए तो एम्परर अपने फैसला को लेने के लिए तैयार है। और ये होता है एम्परर पैलेस का ग्रेट फोल्सिंग डिप्टी स्पाई, इसका नाम मिजू है। तभी हेड सोच रहा होता है और बाकी लोग भी सोच रहे होते हैं। इतनी बेइज्जती वाली सिचुएशन में भी च्योंग सू बस खड़ा हुआ देख रहा था, तो फिर एम्परर के उसे डिसअपॉइंटेड होना तो बहुत ही है। लगता है कॉन्गटेंग सेक्ट भी पहले जैसे पावरफुल नहीं है। मैंने तो उन्हें कल्ट लीडर युआन की पावर के बारे में वार्न कर दिया था। अगर मैं मना नहीं चाह पाया तो मैं और क्या कर सकता हूँ। ये सच में अफसोस की बात है कि हम इस सिचुएशन में फंस गए हैं। तभी हेड बोलता है, मैं जिम्मेदारी लेने के लिए खुद के पेश करता हूँ। तभी दूसरा एल्डर बोलता है, हाँ तुमने जरा से भी शर्म महसूस नहीं होती है। मैंने कितनी बार मदद करने की ऑफर दी थी ताकि ऐसा कुछ ना हो। सब कुछ तुम्हारे वजह से बिगड़ गया है और बस जिम्मेदारी के नाम पर भागना चाहते हो। इतना सुन के वो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी सामने वाला बोल रहा है, अच्छा तुमको गुस्सा भी आता है? दुनिया में कोई भी बहाना तुम्हें इसे गलती से बचा नहीं सकता, तुम पर से दोष हटा नहीं सकता। तभी एल्डर बोल रहा होता है, तुम सही कह रहे हो, मेरे पास कोई बहाना नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ कि ये सब मेरी कमजोरी की वजह से है, लेकिन अगर तुम वहां होते तब भी कुछ नहीं कर पाते। मैं अपनी बाजू की कसम खा के कह रहा हूँ। तभी एल्डर बोलता है, क्या बोला तुमने? क्या तुम सच में बोल रहे हो? एक आदमी की बात ही उसका वचन होता है, तुम बीच में मत आना। हाँ ठीक है, फिर मैं तुम्हें देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तभी उठता है और अलायंस हेड, मुझे एम्परर पैलेस भेजिए, मैं खुद ही हिज एम्परर मैजेस्टी से मिलूंगा और फैसला बदल कर दिखाऊंगा। मैं इस सिचुएशन को ठीक करके रहूंगा। तभी अलायंस हेड सोच रहा होता है, ये तो अच्छा है, लग रहा है जैसे कोई भी आगे बढ़कर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं चाहता। तभी बोलता है, ठीक है, क्या तुम सच बोल रहे हो? तभी सामने वाला सोचता है, मुझे अपने आप पे इस पोजीशन के लिए लायक साबित करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मैंने ये कुर्सी बस अपने पिता से विरासत में ली थी। ये मेरा मौका है। और तभी बोलता है, इसे मुझे संभालने दो। तभी कोई और आता है, बोलता है, अलायंस हेड क्या मुझे भी भेज सकते हैं इसके साथ में? अलायंस हेड बोलता है, बूसो, मुरीम अलायंस के हेड ने 3 अनंत बच्चों को अपने बच्चे की तरह अपना लिया। पहले का नाम होता है मु यूजू, दूसरे का नाम होता है कोंग शुहा और यानो बूसो ये तीसरा है। तीनों बच्चों में मार्शल आर्टिस्ट में बहुत ही टैलेंटेड है। इतने कि 7th मास्टर में से 7 लोगों ने मिलकर उन्हें पाला पोसा और ट्रेन किया था। क्या वो इस मिशन में इसीलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि डिमोनिक कल्ट लीडर का नाम जुड़ा हुआ है? अब सोचता हूँ तो मुझे भी हमेशा फॉर्मर डिमोनिक कल्ट लीडर से कंपेयर किया जाता है। सच है, एक राइवल ही सबसे बड़ा जरिया होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का। ये शायद खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस हासिल करने का ये एक बहुत बड़ा मौका है। और तभी बोलता है, जैसा तुम चाहो। तभी बूसो बोलता है, थैंक यू। तभी एल्डर बोलता है, ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप मेरे साथ में आ रहे हैं। तभी बूसो बोलता है, नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं हेल्प करूँ। तुम मेरे साथ आ रहे हो तो मास्टर च्योंग सू को अपनी बाजू की फिक्र करनी चाहिए। जो जूनियर सिर्फ 3 महीने में इतना स्ट्रांग हो गया है वो मेरे साथ जा रहा है। ये काम तो अब बिल्कुल आसान होने वाला है। तभी एल्डर सोच रहा था, अगर टेम्पर दिखाया जाए तो पिंग म्यूल मास्टर बनने के लिए ज्यादा ठीक है। मास्टर पिंग, मेरी वार्निंग को इग्नोर तो आपने किया था। डिमोनिक कल्ट लीडर किसी पर रहम नहीं करता। शायद वो अलायंस के लिए अपनी जान दे, लेकिन मुझे ये यकीन देखने की क्यूरियोसिटी जरूर है कि वापस आने पर आपके चेहरे पर कैसा एक्सपीरियंस होगा। तभी हमारा सीन चेंज हो जाता है ड्रैगन पैलेस में, ग्रेट मिंग एम्पायर में, इंपीरियल पैलेस के साउथ गेट पे, जहाँ पे एक लोग आया होता है, बोल रहा था, हम लोग मुरीम अलायंस से और ये हमारा गेट पास है, प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। तभी सामने वाला बोलता है, ठीक है। तभी बोलता है, मुझे माफी चाहता हूँ लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तभी एल्डर बोल रहा था, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको बीच में दखल देने की जरूरत ना पड़े। तभी मोंक बोलता है, अगर ग्रेट मिंग मास्टर गिक यून यहाँ होते तो शायद वो बुद्धिज्म को अल्टरनेट रूप में सजेस्ट करते। खैर अब मुझे जो हो सकेगा वो सबसे बेहतर करने का होगा। तभी दूसरा एल्डर बोलता है, उसके पास अपना काम है, चलिए पहले हिज एम्परर मैजेस्टी से मिलकर बात करते हैं। उन्हें अभी तक मैंड्रियन के बंद नहीं किया है, इसीलिए शायद उन्हें मनाने इतना मुश्किल ना हो। और हम क्या करें? लगता है तुम्हें काफी डिसअपॉइंटेड हुआ होगा कि डिमोनिक कल्ट लीडर यहाँ नहीं है। सामने वाला बोलता है, हाँ हाँ सही बोले आपने, और अपने मन में सोचता है,
लगता है किस्मत में ही नहीं था। मैंने देखा चाहता था कि वो कितना स्ट्रांग है क्योंकि शोई ने उसकी इतनी तारीफ की थी। एम्परर के पर्सनल गार्ड का बॉडी अभी तक जलाया नहीं गया है तो मैं उसकी इंजरीज चेक कर सकता हूँ। कुछ महीने पहले सुना था कि वो सिर्फ एवोल्यूशन रेल में है लेकिन अब वो फॉल में स्वॉर्ड यूज कर रहा है। जो भी हो एक बात तो पक्की है, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। कितना इंटरेस्टिंग है। शायद आसमान नहीं चाहता कि ऑर्थोडॉक्स मुरीम में आगे बढ़े। यून बुसो ने जेंगू में आने के बाद काउंटलेस एक्सपर्ट से लड़ाई की थी लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता था क्योंकि उसके उम्र का कोई भी उसका राइवल बनने के लायक नहीं था। अभी के टाइम में सेवंथ मास्टर में से भी सिर्फ कुछ ही थे जो लोग डुअल में उसे हरा सकते थे। तब उसे एहसास हो गया कि वो एक जीनियस है। अगर वो सच में मेरे लिए असली राइवल है तो मुझे यकीन है कि एक दिन आसमान हमें सामने जरूर लाएगा, चाहे वो मुझसे बचने की कोशिश ही क्यों ना कर रहा हो। तभी एक लोग भाग कर आता है और बोलता है कुछ प्रॉब्लम है। एंट्री पास लाए हो? ये रहा, लेकिन शांत हो जाओ। आज सुबह डिमोनिक कल के डिसाइपल के आने के बाद मेड्रिन के बंद करने का ऑर्डर और जल्दी लागू कर दिया गया है। क्या टाइम नहीं है? हमें तुरंत ही हिज एम्पर मेजेस्टी से मिलना होगा। तभी मोंग बोलता है ये तो बुरा हो गया। मैं लॉ हॉल को बंद होने से रोकने की कोशिश करता हूँ। चलिए पैट्रियाज पिंग सर यून, तो क्या डिमोनिकल लीडर भी वापस आ गया है? ड्रैगन पैलेस के साउथर्न में जो टेम्पल है, मेन टेम्पल 3 प्रोटेस्ट हॉल, तुम बुरे डिमोनिकल के लोग, यहाँ पवित्र टाओइस्ट मंदिर है, यहाँ से दूर हो जाओ। तभी कोई बोलता है रुको, और तभी हम देखते हैं कि एक किक लगा होता है उसको पेट में बहुत चमके, जिससे कि वो पीछे जाके गिरता है और सामने होता है बोल रहा होता है बदमाश लोग, हमें हुक्म मिला है इसीलिए हम अपना मंदिर बना रहे हैं, गलती तुम लोगों की है। क्या तुम्हें लगता है कि अगर मुरीम एलायंस का एम्परर यहाँ होता तो ऐसे ही जो चाहो वो कर पाते? तुम शैतान लोग। इतना ही सुनते हॉबिन बोल रहा होता है कितना अनोइंग बात है, और अपने हाथ में फायर रखा होता है और सामने उस मंदिर को जला देता है, जिसे देख के बाकी लोग गाली दे रहे होते, बोल रहे होते कितना खतरनाक इवल आर्ट है तुम सभी के डीमंस लोग। तभी हॉबिन बोलता है जिसमें दम है वो आके इस आग को बुझा सकता है, नहीं तो यहाँ से दूर हो जाए अगर जो मुझसे लड़ना नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं बाकी लोग आ रहे होते हैं। हॉबिंग देखता है और हम देखते हैं हॉबिंग लोग को घेर चुके होते हैं। तभी ये अपना मोंक होता है और बोल रहा होता है अच्छा है कि मैं ज्यादा लेट नहीं हुआ हूँ। मुझे पता है कि हम अलायंस है लेकिन फिर भी एक लाइन होती है जिसे पार नहीं करना चाहिए। तभी हॉबिंग बोलता है तुम कौन है? एक लाइन जो पार नहीं करनी चाहिए? हम एलाइज हैं। तभी मोंक सोच रहा होता है क्या ये आदमी कुछ अलग सा लग रहा है, उम्र तो बस 20 साल से ज्यादा नहीं लगती लेकिन शायद वो एवोल्यूशन लेवल में है। क्या यही डेमोनिक कल का लीडर है? अब समझ में आता है चोंगशू ने उसे लाइफ एंड डेथ रेलम समझ लिया होगा लेकिन वो इतना ऊपर नहीं हो सकता। तभी मोंक बोलता है मैं होंगशुंग शेड का हेड हूँ, अपने कल्ट मेंबर के साथ यहाँ से चले जाओ। तभी हॉबिंग बोलता है तुम आखिर क्या बोल रहे हो? तभी मोंक बोलता है ये चुपके से क्या चल रहा है तुम, ये ऑर्थोडॉक्स एलायंस का इलाका है, एलायंस के रूल्स मत तोड़ो। हॉबिंग बोलता है इंपीरियल पैलेस कब से ऑर्थोडॉक्स एलायंस का टेरिटरी बन गया? तभी मोंक सोचता है लगता है मुझे इसे डिफीट करना पड़ेगा और बोलता है मैंने तुम्हें वॉर्न किया था, तुम्हें खुद ही ये सब अपने ऊपर लाया है डिमोनिक कल्ट लीडर, बाद में पछताना मत। तभी युवान अचानक से पीछे आता है और बोलता है क्या पछताना मत से तुम्हारा क्या मतलब है? तभी मोंग को एहसास होता है और तुरंत पीछे पलटता है और बोलता है आखिर तुम हो कौन? और स्वॉर्ड चला चुका होता है लेकिन युवान ने अपनी एनर्जी से ही उसका स्वॉर्ड तोड़ देता है और बोलता है तुमने पहले अटैक किया है ना, और तुरंत उसका गर्दन पकड़ के लटका देता है। और मोंग सोच रहा होता है मैं अपनी एनर्जी को यूज भी नहीं कर पा रहा, आखिर इसकी कितनी खतरनाक की है। और तभी घुटने पे बैठ जाता है बाकी सब लोग और बोल रहे होते हैं हम डिमोनिक लॉर्ड को ग्रीट करते हैं। तभी ये हैरान हो जाता है क्या? तभी बोलता है सर, और अपने मन में सोचता है अच्छा तो ये लड़का है जो डिमोनिक कल्ट का लीडर है। बाकी उसके स्टूडेंट सोच रहे होते हैं क्या वो आदमी सिर्फ उसे पकड़ रहा है लेकिन वो बिल्कुल हिल नहीं पा रहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मास्टर मर जाएंगे, मेरे सिग्नल से सीरियस स्वॉर्ड हमरी यूज करना। बाकी दूसरा बोलता है ठीक है, और जैसे ही सिग्नल देते हैं दोनों आगे बढ़ जाते हैं युवान पे और ऊपर जंप मार देते हैं और ऊपर से सीधा नीचे आ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं हमारे मास्टर को छोड़ दो तुम डिमोनिक इंसान। और दोनों के दोनों जैसे अटैक करने जा रहे होते हैं हम देखते हैं एक साइड से शर्मा और दूसरे साइड से वोंग आता है और दोनों लोगों को मारता है और दोनों के दोनों पीछे जाके टकराते हैं। और वोंग बोलता है कितना घमंड है तुम्हारे अंदर कि तुम हमारे डीमन लॉर्ड से इस तरीके से बात कर सकते हो। तभी दोनों सोच रहे होते हैं आखिर ये किस तरीके का अटैक है और इनकी स्किल तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी हॉबिंग खुश हो जाता है वोंगुल को देख के। तभी वोंग बोलता है हॉबिंग क्या हाल है, लगता है बहुत बिजी हो डीमन लॉर्ड को फॉलो करने में। और अपने मन में सोचता है क्या मैं तो खुश था क्योंकि 6 स्वॉर्ड ट्रूप में सिर्फ एक ही एवोल्यूशन रेलम तक पहुंचा है, लेकिन हॉबिंग का ऑरा देखकर लग रहा है कि वो मुझसे भी हायर लेवल पर है। अगर सच में उसका मार्शल आर्टिस्ट लेवल उसकी ऑरा जैसे ही होगा तो इसका मतलब है 6 स्वॉर्ड ट्रूप में फर्स्ट प्लेस ही ले लेगा। तभी मोंग गुस्सा रहा होता है और बोल रहा होता है तुमने ये खुद ही अपने ऊपर मुसीबत ले ली है, और अपना टेक्निक यूज करता है इनडायरेक्ट स्ट्राइक युवान पे तुरंत कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं पीछे पूरा जमीन क्रैक हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है अपने मन में मुझे यकीन नहीं हो रहा उसने मेरा इनडायरेक्ट स्ट्राइक जैसे
मैंने परफेक्ट कर लिया था, वो भी डिफ्लेक्ट कर दिया। च्योंगशू ने सही कहा था। तभी युआन बोलता है बहुत शांत हो गया मोंक। तभी मोंक बोलता है डिमोनिक कल्ट लीडर, मैं मूरी एलायंस का मोंक हूँ, चलिए बात करते हैं और सॉल्व करते हैं इस मैटर को। लेकिन युआन नहीं सुनता, तुरंत उसका हाथ लेता है और उखाड़ देता है, जिसे मोंक को बहुत तेज दर्द होता है और उसको फेंक देता है और बोलता है क्या कहा, तुम मेरे एलाइस हो तो मैं रुक जाऊंगा। वो इतनी आसानी से हरा दिया गया जबकि उसे बहुत लोग स्वॉर्ड एम्परर कहते थे। तभी युआन बोलता है बाकी सब लोगों को मार दो जो भी रेजिस्ट करे। बाकी लोग बोलते हैं यस सर। हम देखते हैं जियन पैलेस मेन बिल्डिंग में, जहाँ पे कोई बोल रहा होता है मैं मूव नहीं कर पा रहा। तभी एल्डर सोच रहा होता है ये सच में शॉकिंग है, मैं सोचा था शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन इतनी छोटी उम्र में ही उसने एवोल्यूशन रियल्म में अचीव कर लिया है। शायद मैं अपनी आंखों से दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट का जन्म देख रहा हूँ। और बोलता है बस इतना काफी है। एम्परर क्या आपने ये चीज देखा, ये है उस आदमी का मार्शल तरीका जो आगे चलकर जोंगयुंग के 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट में एक बनेगा। एम्परर बोलता है ओह तो 5 ग्रेट में से एक। तभी एल्डर सोच रहा होता है मुझे इंश्योर करना होगा कि एम्परर को पता चले कि एम्परर पैलेस का मुरीम एलायंस प्रोटेक्ट करता है, डिमोनिक कल्ट नहीं। फिक्र मत कीजिए एलायंस लीडर, यानुबुसो ने अपना फर्ज निभा दिया है। और तभी चुटकी बजाता है और हम देखते हैं बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं हॉल के अंदर। तभी एल्डर बोलता है योर मेजेस्टी, इतने सारे पीपल लोगों का मतलब क्या है, क्या ऐसा हो सकता है। तभी एम्परर बोलता है ये 300 लोग हैं, वो वही लोग हैं गिनती हैं जिन्हें डिमोनिक कल्ट लीडर ने सिर्फ हाथ हिलाकर घुटनों पे टिकाने पर मजबूर कर दिया था। क्या तुम्हें कहा तुम्हारा नाम हॉर्न बुसो है, फिर से बोलूं। तभी यान बुशो सोच रहा होता है 300, क्या मैंने सही सुना। पिंक पेट्रियार्च खुद इन सब लोगों को हरा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रू एनर्जी से उन्हें घुटने टिकाने पर मजबूर करना बिल्कुल अलग बात है। मैं अगर पूरी ताकत लगा दूं तो शायद सिर्फ 100 लोगों को आधे घुटने तक दबा पाऊं, लेकिन सिर्फ हाथ के एक झटके से 3 लोगों को घुटने पे टिका देना, मजबूर कर देना, ये तो नामुमकिन नहीं लगता। तभी मेजेस्टी बोलता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या तुम ये नहीं कर सकते। हिज मेजेस्टी शायद थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, मुझे लगता है वो बस चाहते हैं कि हम अपनी स्किल दिखाएं। हाँ, ऐसे रूमर्स तो हमेशा एग्जीक्यूट हो जाते हैं, लेकिन उनके सामने इस तरह खुद को प्रूव करना, लगता है डिमोनिकल लीडर वाकई में मेरा राइवल है। तभी बूसो बोलता है जरूर कर सकता हूँ योर मेजेस्टी, लेकिन उनकी स्किल कॉपी करना उनके लिए भी बुरा, मेरे लिए भी बेइज्जती होगा, इसीलिए मैं उसकी नकल नहीं करूंगा, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। तभी एम्पर बोलता है क्या कुछ और दिखाओगे। तभी वो हाथ घुमाता है और सभी के सभी स्वॉर्ड को हवा में घुमाने लगता है और सभी अपने स्वॉर्ड को देखते हैं। तभी एम्पर बोलता है ओ ऐसी बात है, तो ये की स्वॉर्ड कंट्रोल कर रहा है। तभी बूसो सभी को कंट्रोल कर रहा होता है और बोलता है हॉल मास्टर ये की कंट्रोल नहीं है, और ये बोला होता है यूंच। योर मैजेस्टी ये तो बहुत ही एडवांस स्किल है, शायद सिर्फ जोंगिंग के 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट ही इसे कर सकते हैं। क्या डिमोनिकल लीडर भी 5 ग्रेट में से एक है। नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि पहले वाला डिमोनिकल लीडर 5 ग्रेट में से एक था। तो ऐसा क्या, मैंने सुना है 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट में बहुत पावरफुल होते हैं, तो फिर डिमोनिकल लीडर कितना स्ट्रांग होगा, क्या वो भी उन 5 ग्रेट लेवल तक पहुंच सकता है। हाँ, अगर अलायंस लीडर खुद ये भी यहाँ आते तो शायद अपनी वैल्यू प्रूव करना मुश्किल होता, और ये लोग एक बच्चे को भेज रहे हैं, देखते हैं जब वो युवान का सामना करेगा तब क्या उसका चेहरा ये कॉन्फिडेंस रहेगा। सिर्फ एक ही टेक्निक, हिज मेजेस्टी के डिसीजन बदल दूंगा। इतना बोलते वो एम्बरर से बोलता है योर मेजेस्टी, मैंने इस सर्कल के अंदर खड़े खड़े ही सब एनहेंस के अटैक को डिफेंस कर दिया हूँ, एक कदम भी बाहर नहीं रखूंगा। इतना बोलता है अच्छा तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और तभी अपने गार्ड्स को अटैक करने को बोलता है। सभी के सभी अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन यान बुशो अपना टेक्निक यूज करता है और सभी पे अटैक कर देता है और अपने की से एक टोर्नेडो बना देता है, जिससे कि सभी के सभी इस विंड को झेल नहीं पा रहे होते और पीछे फेंका जाते हैं। और इसका नाम होता है पीच ब्लोसम हेवन, जिससे सभी जाके दूर फेंकाते हैं। एम्परर के बगल भी एगो फेंका कर आता है, और बाकी लोग सोच रहे थे इतना खतरनाक एनर्जी, सच में ये बहुत अच्छा स्किल्ड इंसान है। तभी अपने मन में बोलता है अच्छा हुआ मैंने कर दिखाया। तो मेजेस्टी ये कैसा था। मेजेस्टी बोलता है हाँ ठीक है, लेकिन तभी उसको पता चल जाता है कि मेजेस्टी लगता है मेरे से डिसअपॉइंटेड है, आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तभी एल्डर बोलता है योर मेजेस्टी, जो अभी इन्होंने किया है वो कोई आम इंसान नहीं कर सकता, तो ये वही लेवल है जो 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट के लायक होता है। तभी एम्परर बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे जेंग्यून के 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट के बारे में पता नहीं होगा। यान बुसो, मुझे पता है तुम काफी स्किल्ड हो। यान बुसो बोलता है मैं माफी चाहता हूँ योर मेजेस्टी। एम्परर आगे बोलता है क्या तुम अपने पिता को 3 मूव के अंदर हरा सकते हो। ये सुन के यान बुसो का होश उड़ जाता है और बोलता है सॉरी, और अपने मन में सोचता है मैं मिथिकल रेलम तक पहुंच गया हूँ, लेकिन फादर तो ब्लेड टेक्निक के एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच चुके हैं,
मैं उन्हें कैसे हरा सकता हूँ। इतना सोचते ही एम्परर बोलता है, छोड़ो रहने दो, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, तुम जा सकते हो। मैं एल्डर सोचता है ये तो बहुत बुरा हो गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हेवनली डिवाइन कल्ट सच में हमारा ऑफिशियल रीजन बन जाएगा। यूर मेजेस्टी, मुझे समझ है कि जो हुआ उससे आप निराश हैं, लेकिन यूर मेजेस्टी। तभी कुछ भागता हुआ आता है, क्या बात है? एक ट्विस्ट मोंग आपसे मिलना चाहते हो यूर मेजेस्टी, उन्हें अंदर आने दो। मैं ग्रेट मिंग एम्पायर के हिज मेजेस्टी को प्रणाम करता हूँ, मैं यहाँ किसी और से बात कर रहा हूँ, ये इतना शोर क्यों मचा रहा है? यूर मेजेस्टी कृपया अपना फैसला बदल लीजिए। ग्रेट मिंग एम्पायर इतने सालों से टॉय के रास्तों पे चलता रहा है, आप कैसे उस इवल डिमोनिक कल्ट के लीडर उसके लोगों को हमारे टेंपल गिराने की इजाजत दे सकते हैं? इतना सुनते यान बुसो खुश हो जाता है, अच्छा तो इसका मतलब डिमोनिक कल्ट लीडर भी यहीं पे है। और दोनों अपने आपस में बात करते हैं। मास्टर पेंग, लगता है अब काम काफी सिंपल हो गया है। सर यवन, आपका क्या मतलब है? मैं खुद डिमोनिकल लीडर से लड़ूंगा और इस पूरी गड़बड़ को यहाँ पर एंड करूंगा। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा, अगर समझ गए हो तो यहाँ से जा सकते हो। तभी बोलता है, जी यूम्पर मेजेस्टी। यूर मेजेस्टी कृपया दोबारा सोचिए। तभी एम्परर अपने मन में सोचता है, वो लोग तो ऐसे जा रहे हैं जैसे हार मान ली हो, लेकिन साफ दिख रहा है कि उनकी आंख में असली इरादा क्या है। जैसे ही डिमोनिकल के लीडर का नाम लिया गया तो उसकी आंखों में चमक उठ गई। अहंकार इंसान को बर्बाद कर देता है, मैं तो तुम दोनों को बचाने का कोशिश कर रहा था। तभी दोनों के दोनों जा रहे होते हैं। एक लोग बोलता है, क्या तुमने डिमोनिकल लीडर को देखा है? तभी दूसरा आदमी बोलता है, नहीं, मैंने कभी नहीं देखा है। सच कहूँ तो उस दिन मैंने उस आदमी को महसूस किया है, वो लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। वो इंसान नहीं है, एक मॉन्स्टर है, नहीं वो डिमन गॉड है। एच.एस. जॉनसन ने भी कहा था, मेरा दिमाग कहता है कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी मैं अपनी एक्साइटमेंट छुपा नहीं पा रहा। तभी वो लोग बात करते करते अपने जगह पे पहुंच जाते हैं और सामने देख रहे होते हैं। एल्डर देखता है, बोलता है, ये तो हांसन साइड के मेंबर्स हैं, चलो ठीक है, पहले मैं अटैक करता हूँ, आखिर मेरा चांस आ चुका है। एंसेस स्वॉर्ड वॉरियर्स, चलो जल्दी से, सभी को हुक्म दे के जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं, हाँ ये क्या चीज है। तभी गुसों को महसूस होता है कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, और ये ऑरा कैसा टाइप का है, और मैं लगता है ये ऑरा किसी इंसान का नहीं है। तभी वो रुकने चाह रहा होता है एल्डर को, और सामने जाता है और तुरंत घुसता हुआ देखता है, और हम देखते हैं उसका एल्डर जमीन में पड़ा होता है, युवान ने उसको लिटा रखा होता है। ये देख के इसकी हालत टाइट, बाप रे बाप, पसीना निकल गया इसका तो अपने एल्डर को देख के ऐसा बेहाल हालत में, और बोलता है, लगता है कुछ नए मेहमान आए हैं। और क्या डेडली लुक देता है अपना युवान सामने वाले को, और बोलता है, लगता है तुमको भी अपना हाथ को लूज करना पड़ेगा। अरे भाई, ये तो धंधा ले रखा है, किसी का भी हाथ को उखाड़ता रहता है। तभी नरेटर हमको बताता है, हेवी पिंक क्लैंग का एक मशहूर खानदान है जो ब्लेड टेक्निक में टॉप 10 में आता है। पेंग म्योल जो अलग माँ से भाई है, और हॉबिंग पेंग क्लैंग का पेट्रियार्च पेंग यून जो ऑर्थोडॉक्स मुरिम अलायंस के टॉप 5 ब्लेड मैनशिप में से एक हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुरिम अलायंस का कंट्रोल लीडर बने, लेकिन सुप्रीम साइबर और 6 मार्शल आर्टिस्ट सेक्ट बहुत ही डेंजरस है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम थी, इसीलिए उसने लड़ना मुश्किल था। वो खुद भी काफी पावरफुल थे। तभी उसने एक मौका देखा, हेवनली डीमन कल्ट का जब ग्रेट मिंग एम्पायर के ऑफिसर रिलीजन बन गया तो चंगशु जो सब रीजन बता रहा था अपने 12th सीट वाली पोजीशन से पीछे हट गया। जब वो हट गया तो बाकी मास्टर को प्रमोशन मिलने वाला था, लेकिन मेरे लिए सिर्फ इतना काफी नहीं था, मुझे ऊपर पहुंचना था और जल्दी। इतना ही बोलते हम दिखा रहा होता है जहाँ पे युवान से ये लड़ने जा रहा होता है, जो भी इसका नाम है मैं याद नहीं रखता, और सामने देख के बोलता है, क्या ये सब डीमन कल्ट के लोग लगते हैं? और हमारे युवान पे सोच रहा होता है, हाँ यही है डीमन लॉर्ड, मेरे को लगता है इस पे अटैक करना पड़ेगा। लेकिन ये भी गलत समझ जाता है, ये हमारे हॉबिंग को पकड़ लेता है कि अपना हॉबिंग ही डीमन लॉर्ड है, और अपने युवान को बोलता है, मुझे इसके अंदर से कुछ महसूस ही नहीं हो रहा, चलो पहले इसी से ही शुरुआत करते हैं। और युवान पे ही शुरुआत कर देता है वो तो, लेकिन युवान अपने स्वीट क्लोन से बदल जाता है और तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और काट के अलग ही कर देता है। भाई युवान का रोज क्या रोज हाथ कटता रहता है और उसको अपनी एनर्जी से नीचे दबा देता है। तभी सामने वाले को समझ में आ जाता है कि इसकी एनर्जी कुछ ज्यादा ही ओबी लेवल की है, और युवान उस पर पैर रख देता है और जोर से दबा देता है और सोचता है कि यही डिमोनिक कल्ट का लीडर है। और हमारे करंट सीन में होता है जहाँ युवान बोलता है, लगता है कुछ नए मेहमान आए हैं, जिसके देख के ये जीनियस का हालत ही खराब हो जाता है देख के। और हम देखते हैं खाली खून खून, जहाँ पे दूसरा कोई बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन अपना जीनियस बोलता है, रुको जरा, ठीक है यहाँ पे दो लोग हैं जहाँ पे दोनों के दोनों अलाइव हैं। और तभी पीछे अपना आता है हेड गार्डियन शर्मा, जिसको देख के बोलता है, ये मैन ये तो जरूर डार्किंग हो सकता है। तभी इन लोगों को सेंस भी नहीं होता कि इनके पीछे डार्किंग आ गया और ये करना क्या चाह रहा है। बूसो सोचता है, मैं सही में कुछ कर नहीं सकता अभी, और इसकी एनर्जी तो लगता है कुछ ज्यादा ही खतरनाक है इस एज में, और मैं बता नहीं सकता कि इसका मार्शल आर्ट लेवल किस हद तक खतरनाक हो सकता है, पर मुझे चुल मच रही है इससे लड़ने को। पर मैं यहाँ पे शांत रहने का फैसला लूंगा। और तभी जोर से सांस लेता और बोलता है, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं युवान से मिल रहा हूँ, डिमोनिक कल्ट के लीडर से,
और मैं हूँ अपने सेक मुरिम एलायंस का एल्डेस्ट सन, व्हाइट रिंग स्वॉर्ड, और मेरा नाम है युआन बुसो। हॉबिंग सोचता है क्या वो जंगू के टॉप 5 मार्शल आर्टिस्ट का नया कैंडिडेट नहीं है? ऐसा कैसे किसी को भेजना है? लगता है मुरिम एलायंस काफी टेंशन में थी। तभी युआन सोचता है यह राइटियस सेक्ट वाले का सन है। एक वक्त था जब हम दोनों के आसपास में कंपैरिजन किया जाता था। ये बहुत बढ़िया बात है। तो फिर शायद वो इस वक्त मुरिम एलायंस का रिप्रेजेंटेटिव है। वुसो बोलता है हाँ तुम बोल सकते हो। तभी युआन बोलता है तो मैं ये मान लूं कि तुम हमें अटैक करने की कॉन्सिक्वेंसेस बताने के लिए तैयार हो? स्क्वाड कैप्टन युआन बुसो। और तब बोलते युआन अपना ऑरा फॉर्मिंग कर रहा होता है, जिससे देख के अपना बुसो की हालत खराब हो रही होती है और एल्डर की भी, और सोच रहा होता है कि मैं इसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तभी दोनों के दोनों विस्परिंग टेक्निक से अपने आपसे बात कर रहे होते हैं। युआन बुसो इससे फाइट मत करना, हमें ह्यूमन ऑफिसर रिलीजन का आइडिया छोड़ देना चाहिए। यह सुन के बुसो थोड़ा टेंशन में हो जाता है और बोलता है मैं अलायंस की तरफ से माफी मांगता हूँ। इतना देखते युआन सोचता है अभी थोड़ी देर पहले ऐसा लग रहा था कि सीधा मुझ पर टूट पड़ेगा, लेकिन शायद वो मुझसे लड़ना नहीं चाह रहा। तभी युआन बुसो बोलता है हमारी तरफ से देखा जाए तो ऐसा लगता है हमने ह्यूमन ऑफिशियल रीजन का स्पॉट छीन लिया आपने हमसे, इसीलिए हम इस एम्परर मेजेस्टी का फैसला बदलने के लिए कुछ भी कर सकते थे, और इस बात के लिए मुझे लगता है कि आप भी थोड़े से जिम्मेदार हैं। युआन बोलता है क्या बोला तूने? तभी यान बुसो बोलता है क्या हम सबका एक ही कॉमन एनिमी नहीं है? मुझे लगता है कि आप भी नहीं चाहेंगे कि एक्सीडेंट की वजह से अलायंस टूट जाए। हम पीछे हट जाते हैं और नेशन रिलीजन का क्लेम छोड़ देते हैं, इसीलिए कृपया हॉन्गशेंग सेट के डिसाइपल और उन 2 मास्टर को छोड़ दीजिए। तभी ये मास्टर सोच रहा होता है मुझे लगा था वो डर के पीछे हट जाएगा, लेकिन ये तो काफी चालाक निकला। हाँ तेरे जैसे बुद्धू नहीं है जो डायरेक्ट कमजोर समझ के अटैक कर देगा। एल्डर युआन पे ही अटैक करने चल दिया था कमजोर है बोल के। तभी मॉन्क सोच रहा होता है हाँ अभी के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। टिमोनी कल लीडर इस ऑफर को मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने खुद कहा था कि वो रिलीजन वाले इशू पर पीछे हटने को तैयार है। अच्छा मूव है युआन बुसो। तभी युआन बुसो अपने युआन से रिक्वेस्ट करने लग जाता है, लेकिन युआन बोलता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, समझ में आया? तुम रिलीजन का मैटर छोड़ने वाले हो, तुम्हें ये फैसला लेने का हक किसने दिया? क्या तुम्हें हम पर अटैक इसीलिए नहीं किया था कि क्योंकि एम्परर का माइंड चेंज नहीं कर पाए? वो तुमने पहले ही अटैक किया था, फिर भी जब समझ की तुम डिसएडवांटेज में हो तो अब कंसिडर बनाने का नाटक कर रहे हो। कितनी डिसअपॉइंटिंग बात है। लेकिन मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हूँ, वो तो मुझे पता है भाई, अपना युवान अच्छा आदमी नहीं है। मुझे शायद तभी सुकून मिलेगा जब मैं तुम्हारा एक हाथ ले लूँ। अबे भाई की ये साला हाथ का दीवाना है और कुछ नहीं, सिर्फ हाथ ही काटता रहता है। तभी यान बुसो बोलता है हाँ क्या खौफनाक बात की उसने, और मन में सोचता है लगता है वो बिल्कुल भी नेविगेशन के मूड में नहीं लग रहा। फिर एल्डर बोलता है मुझे तो कुछ बुरी फीलिंग आ रही है। मेरा इरादा था कि लड़ाई से बचकर किसी को कुर्बानी ना हो, लेकिन लगता है हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है। और स्वॉर्ड निकलता है। सच कहूं तो मुझे खुशी हो रही है। मुझे लगता था ऐसे रिएक्ट इसीलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है मैं स्ट्रांग हूँ। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारा भगवान दिया हुआ राइवल हूँ। मैं भी ऑटोडेस्क में जीनियस के नाम से जाना जाता हूँ। इतना ही अपना बोल रहा होता है युवान, उसका तो हाथ ही काट चुका होता है यार, जानते हो अपने युवान को, और काट लेता है। उसका हाथ नीचे गिर गया। तभी वो भी देख के सॉफ्ट हो जाता है और तुरंत दूर आ जाता है युवान से, और सोच रहा होता है बाप रे बाप, मैं खाली डायलॉग ही मार रहा था और ये आके मेरा हाथ ही काट लिया। आखिर कैसे? ये बहुत ही ज्यादा तेज था। तेज तो रहेगा और ज्ञान दे, ये फलाना ढिमकाना ये वो। और फिर इसको पता चलता है कि इसका अब दाल नहीं गलेगा, इससे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है अपना युवान। तभी युवान उसके कटे हुए हाथ पे पैर रख देता है और बोलता है चलो पार्टी शुरू करते हैं। क्यों तुम मेरे साथ पार्टी ज्वाइन नहीं करोगे युवान बुसो? इतना में युवान बुसो अपना जो खून निकल रहा था उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है अपने एनर्जी से, और तभी एक अटैक कर देता है, अपने स्वॉर्ड को वापस बुला लेता है और तुरंत वहां पे टोर्नेडो का अटैक तैयार करता है। युवान सोचता है कि आखिर ये क्या कर रहा है। यान बूसो बोलता है अगर तुम बहुत ज्यादा तेज भी हो सकते हो, लेकिन इस टोर्नेडो से तुम एस्केप नहीं कर सकते, और अपने टोर्नेडो को और तेज कर देता है। वोंग और अपने हॉबिंग देख के परेशान हो जाते हैं। शर्मा तो जानता ही छे क्या होगा करके, इसलिए वो बेचारा एकदम शांत रहता है। बाकी इस लोग बोल रहे हैं सब के सब यहाँ से जाओ, नहीं तो उसी टोर्नेडो में घिसा जाओगे तुम। और हम देखते हैं वो टोर्नेडो सब चीज अपने अंदर ले रहा होता है। यान बूसो फिर एक स्ट्राइक अटैक करता है अपने युवान के लिए, और ऊपर से बहुत सारे स्वॉर्ड आ रहे होते हैं। युवान अपना एनर्जी से ही रोक देता है उन लोग को, जिसको देख के इसकी फिर से बैंड बज गई।
और सोचता है युवान के पास इतना खतरनाक एनर्जी कैसे है, वो मेरी एनर्जी को भी रोक दे रहा है। युवान बोलता है कितना बेकार बात है और तुरंत उसके एनर्जी को अपने नैनो की मदद से कंट्रोल कर लेता है और टारगेट भी सेट कर लेता है और तुरंत मुट्ठी बंद करके आदेश दे देता है और तुरंत टोर्नेडो को काटते हुए सीधा युवान बूसो के सीने में जाके लगता है तीनों के तीनों स्वॉर्ड। और वो हैरान हो जाता है ऐसा अटैक देख के, और इस मंजर को देख के दोनों के दोनों एल्डर शॉक्ड हो जाते हैं। बाकी लोग बोल रहे होते हैं क्या उसने हमारे यान बूसो का की कंट्रोल स्वॉर्ड को अपने तरीके से कंट्रोल करके उसी पे अटैक कर दिया। मुझे तो लगता है सच में ये मिस्टिक लेलम का है। नहीं, यान बूसो सोचता है नहीं ये मैच नहीं है मेरे लेवल का, सच में ये तो डीमन गॉड नाम टाइटल करे डिजर्व करता है। लगता है अब मैं यहाँ पे फिनिश होने वाला हूँ। तब ये बोलता है ठीक है, जब इतना आगे बढ़ ही चुके हो, अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो अलायंस का सफर तो मुझे मार दो। तभी युवान बोलता है किसने कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा। तभी ये सोच के हैरान हो जाता है क्या तुम मेरे लिए काफी अच्छे सामान हो, हॉस्टेज के तौर पे मैं तुम्हारे को किसी वक्त भी यूज कर सकता हूँ। ये सुन के ये समझ जाता है अब तो मेरी लग गई, क्या तुम कंटिन्यू करना चाहते हो। तभी अपने मन में बोलता है एल्डर युवान बूसो से कि अपने वेपन को नीचे कर लो, ये भले ही हमारे लिए शर्मनाक हो लेकिन कम से कम जिंदा तो बचेंगे। तभी बाकी लोग अपने वेपन्स को नीचे रख देते हैं सब के सब। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा आदमी एक बच्चे से लड़ रहा है, जबकि युवान बुसो मिस्टिक रेल में भी है। क्या मिस्टिक रेल के बीच का पावर गैप ऊपर जाते जाते और भी ज्यादा बढ़ जाता है। कितना डरावना है। सुप्रीम बिग मार्शल आर्टिस्ट के एलाइटमेंट तक पहुंचने में कम से कम 10 साल लग सकते हैं और उसने सिर्फ कुछ महीनों में इतना इम्प्रूवमेंट कर लिया। चाहे हम किस्मत से बच गए हों, चियांगशु शायद मेरा दूसरा हाथ भी ले गया। तभी हमारा सीन कुछ समय का होता है जहाँ पे सभी को बांध के रख लिया होता है। हॉबेंग बोलता है युवान से डीमन लॉर्ड मुरिम एलायंस मास्टर का बेटा और वो दो मास्टर इंजर्ड हो गए हैं, अब उनके साथ हमारी एलायंस का क्या होगा। अरे हॉबेंग ज्यादा टेंशन मत लो तुम, हमें वो एलायंस इसीलिए बनाई थी ताकि सुप्रीम साइबर 6 मार्शल आर्टिस्ट सेट का सामना कर सके। अगर एलायंस टूट गई तो हमें एक साथ कई फ्रंट्स पर लड़ना पड़ेगा, लेकिन जो युवान बुसो ने किया वो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश थी। तभी युवान बोलता है ये है मेरा बंदा, सब समझ जाता है। हॉवेंग बोलता है ये तो बहुत अजीब बात है। तभी वोंगुल बोलता है समझ गया, लेकिन उनके वेस्ट में ऑटोडेक्स एलाइन है और ईस्ट में सुप्रीम साइबर ऑफ 6 मार्शल आर्टिस्ट का और साउथ में हम हैं। इतनी साइड से प्रेशर में होते हुए भी इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि अलायंस तोड़ दें। हॉबिंग बोलता है फिर आप उनके साथ क्या करने वाले हैं। युवान बोलता है मैं यान बुसो और दोनों मास्टर को छोड़कर बाकी सबको वापस भेज दूंगा। वोंग बोलता है तो फिर मैं मुरिम एलायंस जाकर आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगा। युवान बोलता है नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है वो तुम्हें हॉस्टेज बना लेंगे और बदले में अपने लोग को छोड़ने की डिमांड करें। सिर्फ एक लेटर ही काफी होगा। वैसे भी अब जोंगू को पता चल चुका है कि आप कितने पावरफुल हैं। तभी हॉबिंग बोलता ओ शायद आपको भी कोई टाइटल मिल जाए। तभी हमारा सीन 3 दिन के बाद का होता ऑटोडेक्स मुरिम एलायंस के ग्रैंड पवेलियन में, जहाँ पे सबको बोल रहे हैं आखिर क्या हुआ, क्या ये सच में ये वही एल्डर का डिसाइपल होता है जो बोल रहा होता है युआन बुसो भी उसका कोई मैच नहीं है। बाकी लोग बोल रहे थे तो उसने उसी का कंट्रोल को की को अपने अंदर ले लिया और उसी पे ही रिटर्न गिफ्ट कर दिया। आखिर ये कैसे हो सकता है। क्या सच में, मतलब जो बोल रहा था चुंगसुंग ने वो सच बोल रहा था। क्या डीमन कल्ट का लीडर सच में लाइफ एंड डेथ रेलम तक पहुंच गया, वो भी कुछ महीने के अंदर। ये तो नामुमकिन है इस रेलम तक पहुंचना। सच में उसने इंसानों की लिमिट को तोड़ दिया। तभी कोई बोलता है अच्छा तो तुम अपने पीछे क्या लेकर आए हो। तभी वो बताता है कि डीमन कल्ट ने मुझे बोला था कि ये सामान मुरिम एलायंस के मास्टर तक पहुंच जाना चाहिए। क्या मेरे तक। तभी वो लोग हाथ से खोल रहे होते हैं और हम देखते हैं 3 हाथ। 3 हाथ जिसमें से अपना एक मॉन्क का होता है, एक वो मास्टर का होता है और एक यान बुसो का होता है, जिसे देख के ये पगला जाता है और बहुत गुस्से में हो जाता है।